बैठिए। शुभ नाम आपका? चारू अग्रवाल। चारू जी, अपने जीवन का संक्षिप्त विवरण दीजिए। My name is Charu and I am currently pursuing my research work from Department of Physics, University of Rajasthan under condensed matter physics. I did my MSc in 2016 from SS Jan Subodh PG College, Jaipur. I completed my BSc from my hometown Sambar Lake from Government PG College Sambar Lake. I completed my 10th from my hometown Sambar Lake from Government Girls Sambar College, Sambar School, sorry. And my 12th from Government Daba Senior Secondary School, Sambar Lake in 2011. तो सांबर लेक और यहाँ दोनों ही सेम डिस्ट्रिक्ट के? जी सर, जयपुर में। जी सर। इसमें अब किसके अंडर में कर रहे हैं PhD? प्रोफेसर न्यू हाँ, डॉक्टर संजय कुमार। संजय कुमार। और फील्ड है कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। जी सर। और आपने पढ़ाई के अलावा क्या किया? सर NSS थी मैं ग्रेजुएशन के टाइम से। NSS का क्या मोटो है? सॉरी सर, उस टाइम NSS इज द सोशल सर्विस, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम, NSS नेशनल सर्विस स्कीम। मतलब NSS खाली नाम के लिए लिया आपने? जी सर। लेकिन अगर आपने बता रहे हैं कि NSS लिया तो फिर तो आपको पता होना चाहिए NSS में क्या होता है। okay. और जयपुर किस क्षेत्र में पड़ता है? कुछ क्षेत्र बटे हैं ना अलग अलग राजस्थान के, मेवाड़, मारवाड़, ऐसे। जयपुर कौन सा क्षेत्र है? ढूंढाड़ क्षेत्र। ढूंढाड़ क्यों? ढूंढ नदी के किनारे बसा होने के कारण इसको ढूंढाड़ क्षेत्र नाम दिया। नदी कहाँ है? कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है? जयपुर में कहाँ से निकलती है? सॉरी सर, नदी है क्या डिस्ट्रिक्ट में? नहीं सर, अभी नहीं। नहीं। पहले थी। जी सर। कब लुप्त हो गई है? सर मुझे नहीं पता, सॉरी। और सांबर लेक, जी सांबर लेक किस लिए प्रसिद्ध है? सांबर लेक नमक के लिए प्रसिद्ध है। और सांबर का और क्या प्रसिद्ध है? सांबर में देवयानी तीर्थ स्थल और शाकंभरी माता का मंदिर, और सांबर रामसर साइट, सांबर लेक जो रामसर साइट में भी है। फिजिक्स में भी आप तैयार करते हैं कुछ लेक्चर? सर वैसे प्रॉपर नहीं, बट मैं पढ़ा टॉपिक कुछ है? कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट। जी सर। इसके अलावा कौन से टॉपिक तैयार किए हैं? पार्टिकल इन वंडी बॉक्स। वो बताइए। पार्टिकल इन वंडी कोई पार्टिकल है, let us assume a particle who is confined in a one dimensional box. One dimensional box एक बॉक्स में कंफाइंड है जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a पे हमने अज्यूम किया है कि पोटेंशियल जो है वो इनफाइनाइट है, और हम मानते हैं कि पार्टिकल बंडी बॉक्स के अंदर फ्री पार्टिकल की तरह मूव करेगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल की एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है और अंदर पोटेंशियल जो कांस्टेंट है, तो हम इसे 0 अज्यूम करते हैं। तो we write it as Vx is equals to 0, x is 0 to a and infinite for लेस देन 0 अब हम जानना चाहेंगे कि पार्टिकल की मोशन कैसे होगी, इसके वेव फंक्शंस हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाउंड्री कंडीशंस कौन से अप्लाई होगी। तो स्टार्ट हम लोग फर्स्ट इस रीजन से करेंगे क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पार्टिकल का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा पाएगा। तो हमने इसे एक रीजन डिफाइन किया, दैट इज द रीजन फर्स्ट।
Now we want to define our wave function in this region from Schrodinger equation. In region first. That is हमने यहाँ पे अज्यूम पहले ही किया था कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी वाली टर्म नहीं लिखी। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है या कोई खास टाइप की श्रोडिंगर इक्वेशन? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये क्यों काम में दिया आपने? श्रोडिंगर इक्वेशन काम क्यों नहीं लिखी? सर इसमें पोटेंशियल जो है पोटेंशियल और वेव फंक्शन दोनों हमने टाइम इंडिपेंडेंट माना है। पोटेंशियल कांस्टेंट है इसलिए तो वेव फंक्शन भी टाइम इंडिपेंडेंट होगी? सर हाँ, इस केस में टाइम इंडिपेंडेंट है वेव फंक्शन। और अगर हम टाइम डिपेंडेंट होता है तो सिर्फ उसके लिए एक e raised to माइनस आयोटा t वाली जो टर्म होती है। टाइम डिपेंडेंट तो होगी ना? हाँ जी सर। तो फिर ये आपने ये जो माना है श्रोडिंगर इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट फॉर्म, इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका कि पोटेंशियल जो है टाइम इंडिपेंडेंट, इसलिए आप अपने वेव फंक्शन को दो भागों में ब्रेक कर सकते हैं, एक पोजीशन डिपेंडेंट और एक टाइम डिपेंडेंट। सीधा लिख दीजिए साई का और ई का। पहले जी बता दीजिए आप साई का डायरेक्ट एक जनरल एक्सप्रेशन लिखिए। हाँ सर एक क्वांटिटी में डिफाइन करना चाहूंगी आपने। हाँ साई जो है अगर हम बाउंड्री कंडीशंस लगाने से पहले साई की जो फॉर्म है मिल आएगी। अब हम इस पे बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a पे पार्टिकल जो वेव फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो इसे आफ्टर सॉल्विंग साई की जो वैल्यू है ये आपने अभी कहा कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a पर पार्टिकल की वेव फंक्शन को 0 हो जाना चाहिए। ये किस बेसिस पे कहा? सब इनफाइनाइट पोटेंशियल पे पार्टिकल के एग्जिस्टेंस ही नहीं कि वो बाहर से क्रॉस करके, क्योंकि पार्टिकल वेव फंक्शन मस्ट बी कंटीन्यूअस एट इनफाइनाइट बाउंड 0 एट इनफाइनाइट बाउंड्री। ये श्रोडिंगर की जो पोस्टुलेट्स है वेव फंक्शन के लिए, ये वहां से कंसेप्ट आया था। श्रोडिंगर की वेव फंक्शन के पोस्टुलेट्स क्या है? वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यू, कंटीन्यूअस एंड फाइनाइट। वेव फंक्शन शुड बी 0 एट इनफाइनाइट बाउंड्रीज। और ये √2/a आपने लिखा ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से आता है कि पार्टिकल हमें पता है कि इस रीजन में कहीं ना कहीं कन्फाइंड रहेगा। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये बताती है कि अगर जिस रीजन में पार्टिकल कन्फाइंड रहता है दैट इज साई स्टार साई बिटवीन द रीजन 0 to a dx शुड बी 1, दैट इज पार्टिकल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी इस रीजन में पाई जाने की होगी। तो वो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को आफ्टर सॉल्विंग इसकी वैल्यू अंडर रूट 2/a है। तो ये आपने n/x लिखा, पहले आप kx लिख रही थी, अब इसको n/x/a लिखा है। ये कंडीशन कहां से आई? जी सर, ये x इक्वल्स टू जब हमने x इक्वल्स टू 0 पे वेव फंक्शन को 0 करा तो वहां से हमें मिला b इक्वल्स टू 0, और जब हमने x इक्वल्स टू a पे वेव फंक्शन को 0 करा तो हमें वहां से कंडीशन मिली k इज इक्वल्स टू m/a। ठीक है, और फॉर्म इससे एनर्जी ये k जो है आपने लिखा, ये पार्टिकल के फिजिकल पैरामीटर्स में किसको रिलेट करता है? वेव नंबर होता है पार्टिकल का। पार्टिकल है अभी तक तो। अच्छा। पार्टिकल के लिए कौन सा मोमेंटम। मोमेंटम। तो इसका मतलब है कि आपने इसका मोमेंटम डिफाइन किया। और कैसा हो गया मोमेंटम? n आया डिस्क्रीट हो गया डिस्क्रीट हो गया ड्यू टू कन्फाइनमेंट मोशन की वजह से जो पार्टिकल की एनर्जी वो डिस्क्रीट आई है। जबकि वो आप कह रहे थे कि फ्री है अंदर, तो x इक्वल टू 0 से a के बीच में, तो भी डिस्क्रीट में साथ मैकेनिक्स का जो है उसमें दिखाई देती है। ओके सर, बाउंड पार्टिकल की जो एनर्जी हमेशा डिस्क्रीट फॉर्म में है उसके अब यहां से एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख दीजिए आप। अब एक बात बताइए कि यदि मैं इस पोटेंशियल वेव की जो इनफाइनाइट हाइट्स की वर्ड्स हैं उनको फाइनाइट कर देता हूँ, तो आप क्या जो है चेन
चेंजेस जो है फील करेंगी और आपके कहाँ चेंजेस आपको दिखाई देंगे? हाँ, आप एक पोटेंशियल बॉक्स बनाइए और उसके अंदर पहले इनफाइनाइट हाइट के वेव फंक्शंस ड्रॉ कीजिए। पहले इनफाइनाइट हाइट कर लीजिए इसको। हाँ, अब वेव फंक्शंस ड्रॉ कीजिए। अच्छा, और सेकंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए ठीक है। अब इसके करेस्पॉन्डिंग नेक्स्ट एक और बनाइए पैरेलल में, वो भी इनफाइनाइट का ही बनाइए। हाँ और यहाँ पर आप प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका उसको बनाइए इसमें, फर्स्ट के लिए सेकंड के लिए। ये तो वेव फंक्शन थे, यहाँ प्रोबेबिलिटी का बनाइए। ये किसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं आप? सर ये जो फाइनाइट, अच्छा सॉरी प्रोबेबिलिटी, हाँ, फाइनाइट के लिए ड्रॉ करिए एक बार। सर वो फाइनाइट प्रोबेबिलिटी फाइनाइट के लिए फाइनाइट और फाइनाइट पोटेंशियल वैल्यू फाइन, ठीक है, राइट, ओके ओके। तो अब यदि ये इनफाइनाइट होता तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा ही रहता है या कुछ? नहीं सर, बाहर जाने की पार्टिकल की बाहर की जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं होती और सिर्फ पार्टिकल जो अंदर कन्फाइंड रहता है। ठीक है। अब एक ऐसा ही यहाँ पर और आपका बॉक्स बनाइए इनफाइनाइट वाला और उसके अंदर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करिए। क्लासिकल यदि इसे ट्रीट करते हो पार्टिकल कन्फाइंड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आती है? यार क्वांटम है ना, क्वांटम में प्रोबेबिलिटी बीच में मैक्सिमम है, है। दोनों साइड में 0 है। जी सर। फर्स्ट ब्रैकेट में 2 जगह मैक्सिमम है। तो ऐसी क्लासिकल में ऐसा मैक्सिमम कुछ क्या बनता है वो पूछना सर। क्लासिकली ट्रीट करें मैक्सिमम कहाँ होती है? Maximum क्लासिकल में बाउंड्री पे मैक्सिमम होती है क्यों? क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है तो फिर मिनिमम होती सर है मिनिमम होती है सर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो रिवर्ट करते क्योंकि वो हैं। रिवर्ट करते हैं वहाँ से। 0 होती है जी। एक बार, इसलिए वन मैक्सिमम होती है, बीच में मिनिमम होती है क्योंकि वो हाईएस्ट फ्री पार्टिकल के तो यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी ऑसिलेटिंग टाइप में आएगी, और कम कभी कभी ज्यादा कम है। ज़्यादा आता है क्योंकि वेव नेचर कुछ पढ़ना क्या है आपने फिजिक्स के अंदर कौन सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। जी सर। कोई रेडिएशन है वो मैटर पे इंसिडेंट होता है तो उसके इंटरेक्शन के टाइप्स कौन से हैं, किस तरह से इंटरेक्ट कर सकता है? सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, रेडिएशंस तीन मेन प्रोसेस और पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो वो कौन सी करेगा, एक साइड से होगा कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, क्वांटम इफेक्ट होगा, पेयर प्रोडक्शन होगा? सर एक तो वो मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा और एक जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी एनर्जी पर डिपेंड करेगा कि वो किस एनर्जी का। किस तरह है? मेटल प्रॉपर्टी कौन सी? हाँ, मेटलिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। मेटल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी को डिपेंड करेगा? मेटल जैसे हाँ, मेटल प्रॉपर्टीज जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्रॉम्पटन इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बाउंड नहीं, वैसे नहीं, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी इस पे डिपेंड करता है कि जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 अलग-अलग मटेरियल्स हैं, जी सर। तो कैसे डिपेंड करेगा? मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी को देखेगा? वो डेंसिटी देखेगा या कुछ और देखेगा? एटॉमिक मास उसका, जो मैटर का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जेड जेड पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और दूसरा क्या होता है आपने? रेडिएशन की एनर्जी, इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी। एनर्जी पे कैसे? लो एनर्जी जो इंसिडेंट फोटॉन्स होते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी उनकी ज़्यादा होती है और क्वांटम इफेक्ट ऑलमोस्ट रेंज को कवर करता है, लाइक 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक फोटो क्वांटम इफेक्ट डोमिनेट करता है और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर एनर्जी, वो जो गामा रेडिएशंस में आते 1 हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हायर। जी सर, वो गामा रेडिएशन वो कट ऑफ क्यों बता रहे हैं आप? वन ऐसा क्या है? वन वन से ऊपर सर पेयर प्रोडक्शन की जो मिनिमम एनर्जी है वो 1.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, उससे हायर एनर्जी पे 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की जो रेस्ट मास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी कितना स्क्वायर, होगा? 0.51 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1.102 1.102 1.102 ठीक है। आप ग्राफ बना के बता सकती हैं कि ये एच न्यू जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कैसे जो है फोटोलिटिक और कॉम्पन ऑफ ट्वेल प्रोडक्शन जी सर इसे बनाना ठीक है मान लिया। ये एग्जैक्टली जीरो पे टच करा दिया आपने, जीरो पे टच लगाते हैं या ऐसे एसिम्प्टोटिक बिहेवियर दिखाते हैं? सर एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होता है, मतलब कि कोई भी हाई एनर्जी फोटोन कुछ भी कर सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दे सकता है, कॉम्पोनेंट भी दे सकता है, ट्वेल प्रोडक्शन भी दे सकता है। जी सर। अगर उनकी अगर एनर्जी इंक्रीज की जाए या फिर अगर मैटर की प्रोबेबिलिटी कुछ अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज किया जाए। ये बताओ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मान लो कि आपके पास दो मटेरियल्स हैं, एक मटेरियल के लिए जेड अलग है, दूसरे के लिए जेड अलग है। एक जेड हाई है तो हाई जेड मटेरियल हो गया, एक लो जेड मटेरियल, ठीक है जी सर। तो किसके अंदर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक फोटोन की एनर्जी फिक्स है, इसका एक्चुअली फिक्स होती है, ओके सर। तो किसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने की संभावना ज़्यादा होगी? सर हाई मास जो हाई एटॉमिक नंबर है उसके जी सर। और मान लो कि मास भी सेम कर दिया हमने, इस बार जेड सेम कर दिया, एच भी सेम कर दिया, तो फिर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है के एल एम एन, इसमें से कौन से इलेक्ट्रॉनों के लिए सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक की संभावना? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की आउटरमोस्ट नहीं इलेक्ट्रॉन सर, नो सर इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो होते हैं फोटो नहीं अभी हमने बोला इसलिए या फिर नहीं सर, नहीं सर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ तो कॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादा प्रोबेबली होता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर कर देता है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फोटोन्स का एब्जॉर्ब होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, जितना बाउंड होगा उतना उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब कौन होता से शेल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेंगे? है सर। के शेल और एल शेल वाले। ये बताइए। ओवर इफेक्ट जी सर। ओजे इफेक्ट में सर अगर इनर मोस्ट जैसे कोई शेल अगर किसी एटम की खाली होती है तो उसमें दो प्रोबेबिलिटी होती है, अगर उस पर कोई रेडिएशन इंसिडेंट होता है या फिर उनके पास एनर्जी होती है तो या तो जो अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो नीचे आता है और जो रेडिएशन जो होती है वो एक्सरेज इमिट होती है, या फिर जो अपर मोस्ट इलेक्ट्रॉन नीचे आता है और जो रेडिएशन या फिर जो एनर्जी इमिट होती है वो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके इमिट हो जाए उस एनर्जी को, तो वो ओजे गामा रे का बीच में इंडल्जमेंट या उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है नहीं होता है ओजे इफेक्ट में? मतलब कि आपने कहा कि हायर लेवल से लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन आया जी तो या तो फोटोन निकल गया जी सर, या दूसरी बार ये फोटोन ने किसी को एनर्जी ट्रांसफर की या फोटोन का कोई रोल नहीं है? आप समझ गए? जी सर। सर ये फोटोन होता है जो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, दूसरे वाले केस में नहीं होता है सर। ओजे इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट एटम की डायरेक्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके सर। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोटोन नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। फोटोन हाँ जी सर। हाँ फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स और क्या था आपने? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। बैंड स्ट्रक्चर समझा सकते हैं, सॉलिड्स की बैंड स्ट्रक्चर कैसे बनती है बता सकते हैं? यस मैम। थोड़ा सा बताइए। बैंड स्ट्रक्चर जो है वैलेंस किसी एटम की वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है उसकी वजह से फॉर्म होता है जब कोई दो मॉलिक्यूल्स जैसे एक एटम था तो बैंड नहीं था, नहीं। हाँ फिर दो एटम पास पास आए, हाँ तो एक ही एनर्जी उनके बीच में इंटरेक्शन होता है तो जो लेवल्स होते हैं वो बैंड में फॉर्म होने लग जाते हैं, उनकी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी से कुछ कम और कुछ की जो होती है एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ऐसे क्यों होता है? मतलब एक में क्यों नहीं रहते? जब सेम एनर्जी के अलग-अलग जब सेम एनर्जी के एक एटम की एनर्जी इवन थी, दूसरे की दूसरे अलग एटम के लिए आइसोलेटेड। सर एक का दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले वाले एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करता है और पहले वाले का न्यूक्लियस दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करता है, और जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो म्यूचुअली भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से इनके बैंड बैंड क्यों बने? उनकी वजह से एक ही एनर्जी में रहते, इवन पे ही रहते। जब ये पास आए थे तब तो सब ऐसे अलग-अलग इवन एनर्जी के थे ना। जी हाँ। इसका इवन एनर्जी था।
इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ इवन रहता है, इसका पास आने से ये ऊपर नीचे क्यों चलेंगे? एक भी रहता है यहाँ पर इवन। हम कह रहे हैं कि एक तो ओरिजिनल से ऊपर चला हाँ, और एक ओरिजिनल से नीचे ऐसा जाता क्यों है। हो गया? मुझे इसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। ठीक है, मान लो खूब सारे एटम्स एक दूसरे के पास आ गए, पूरा सॉलिड हमने ले लिया कोई मेटल की सीट, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो गया वहाँ पे, हम कहते हैं उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, कैसा होता है वो पोटेंशियल? पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। यस मैम। पीरियोडिक पोटेंशियल अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें वेव फॉर्म कैसे लिखेंगे? वेव फॉर्म जो होती है एक तो प्लेन वेव मल्टीप्लाई बाय पीरियोडिक वेव फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन में होती है। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जैसे आपने ये क्वांटम के ड्रॉ करे हैं वेव फंक्शंस, ये किसके साथ है? डिस्टेंस के साथ है। जी मैम। कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में वेव फंक्शन को x के साथ ड्रॉ कर सकते हो? यस मैम। मैम सिर्फ फ्री वेव फंक्शन जो होता है वो हार्मोनिक वेव फंक्शन होता है, साइन और कॉस। तो मैम उसके जो वेव फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूसली होते हैं, जहाँ तक उसकी लिमिट अगर हम जा सकते हैं इनफाइनाइट तक, अगर हम उसकी वेव लेंथ जो होती है वो पर्टिकुलर डिफाइन होती है। ये पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करते, पोटेंशियल पे डिपेंड करते हैं, पोटेंशियल के साथ ड्रॉ करो उनको। इसी स्केल पे आप पोटेंशियल भी ड्रॉ कर दीजिए। पीरियडिक पोटेंशियल। ओके। इसी में नीचे लिख दीजिए ये आप कहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये यहाँ पे वेव फंक्शन इतना है तो पोटेंशियल कितना होगा। आप रेक्टेंगुलर पोटेंशियल ले लीजिए, मानते हैं, बाकी वैसे पोटेंशियल्स जो होते हैं हमें उस वो भी साइन वेव को असल की फॉर्म में तो होता है। आप यहाँ कह रहे हैं कि पोटेंशियल मैक्सिमम है, तो वेव फंक्शन तो ये यहाँ पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। ऐसा होता है? नहीं, अपोजिट बिहेवियर होता है। आवाज करता है। अब हाँ, जहाँ आपने किया है कौन? जी, सर। जीरो जब किया आप हाफ लोड कर सकते हैं तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। सॉरी। ठीक है, एक से तीन चीजों को रिलेट किया है। ओके सर। चलिए ठीक है। अब ये बताओ सॉलिड में आप कि फर्मी लेवल को कैसे डिफाइन कर सकती हैं? दो तरीके से डिफाइन करते हैं। 0 केल्विन टेम्परेचर पे जहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल फर्मियंस जो होते हैं वो फिल्ड जो एनर्जी लेवल होता है वो फर्मी लेवल होता है। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन मान लो हम 0 केल्विन भी डिफाइन नहीं करना चाहते, यानी एट एनी फाइनाइट टेम्परेचर, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने, जहाँ पे कोई भी फर्मियन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, वो जो लेवल होता है वो फर्मी लेवल होता है एट एनी अदर टेम्परेचर। ठीक है। टीचर क्यों बनना आपको? सर प्रोफेसर की जॉब, सर एक तो टीचिंग में इंटरेस्ट है और सबसे अच्छा ये जो ऑप्शन है वो है कि हम सबसे ज़्यादा यूथ से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को हमेशा फ्रेश फील कर सकते हैं। उनके साथ हम लोग काफ़ी कुछ है जो सोशल सर्विस में भी हम लोग यूथ अगर साथ हो तो काफ़ी कुछ चेंजेस ला सकता है साथ में। और एक टीचिंग प्रोफेशनल ऐसा है कि आपके पास सबसे ज़्यादा एक तो टीचिंग और एक डॉक्टर मुझे लगता है सबसे रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। रेस्पेक्टफुल लोग हैं। जी सर।